सुप्रभात बच्चों। आज हम 9th क्लास के भूगोल से हमारा चौथा अध्याय शुरू करेंगे। उसका नाम है जलवायु। पिछले 2 अध्याय में आप हमारे देश की स्थलाकृतियाँ एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ही हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम जानते हैं मानसून किसे कहते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिन से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। ये अरबी भाषा का शब्द है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, ये मौसम कहलाता है। इसमें एक वर्ष में वायु की दिशा और ऋतु का अध्ययन किया जाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती। कौन सी? मानसूनी जलवायु। सामान्यतः प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अनुरूप में स्पष्ट प्रादेशिक है। यानी कैसे? यानी इसकी जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, यानी अलग अलग है। एक ही देश में होते हुए भी अलग अलग प्रदेश में हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि हमारे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, इसी प्रकार से केरल में और राजस्थान में, तो ये एक ही देश के अंदर होते हुए भी अलग अलग स्थानों पर भिन्न पाई जाती है। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक मौसम और दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार भिन्नता पाई जाती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर होता है ना। जैसे हम देखते हैं कि समुद्र तट, जैसे बॉम्बे है, तो बॉम्बे में क्या होता है, तट क्षेत्र में होने के कारण ना वहाँ ज़्यादा सर्दी गिरती है, ना तापमान कम होता है, ना ज़्यादा होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी व ऋतुनिष्ठ अंतर होता है। देश में तो अंतर, लेकिन तटीय क्षेत्रों में जो बसे हुए क्षेत्र हैं उनमें तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। और देश के अंदर जैसे हम रेगिस्तान में देख सकते हैं, तो रेगिस्तान में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना। तो ये आंतरिक भागों में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यानी जैसे हम मानते हैं कि हमारा मानसून केरल से प्रवेश करता है, तो केरल और फिर इधर राजस्थान में आते आते क्या होता है, मानसून बहुत कम हो जाता है, वर्षा की मात्रा घट जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। यानी जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है वहाँ के लोगों का भोजन भी अलग होता है, उनका पहनावा भी अलग होता है और उनके मकान भी अलग तरह के बने होते हैं। और जहाँ सर्दी, जैसे हम देख सकते हैं लद्दाख में, तो लद्दाख में लोगों के पहनने के वस्त्र अलग हैं, उनका खान पान भोजन अलग है, उनके घर अलग प्रकार के बने हुए हैं। इसलिए सामान्यतः जो ऋतु होती है और जो जलवायु परिस्थितियाँ होती है वह प्रदेशों में भी अंतर उनमें साफ दिखता है। फिर अगला पढ़ेंगे जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक। अक्षांश, तुंगता, इसका मतलब होता है ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच के लक्षण, यानी ये जलवायु को नियंत्रित करने वाले तत्व हैं। अब हम देखेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। सबसे पहला आएगा अक्षांश। कर्क वृत्त, इसका मतलब होता है कर्क रेखा, है ना।
देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी भारत जो कर्क रेखा है वो देश के मध्य भाग से पश्चिम में कैसे गुजरात के कच्छ में से लेकर मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, यानी सूखा है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय, एक तो उष्ण कटिबंधीय और एक उपोष्ण कटिबंधीय। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु उपस्थित है। फिर हम देखेंगे ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। यानी इसके और इसके ऊंचाई में बहुत अधिक फर्क है। यहाँ 6000 और यहाँ केवल 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे हमारी सर्दी कुछ कम पड़ती है। वरना हिमालय नहीं होता बीच में तो जो ठंडी हवा है तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो सकती थी। अब हम पढ़ेंगे वायुदाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा मौसम संबंधी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। यानी हमारे जो वायुमंडल में जो अवस्थाएं होती कौन कौन सी है? वायुदाब एवं धरातलीय पवनें। धरातलीय नहीं है, जमीन से चलने वाली पवनें। ऊपरी वायु संचरण, स्थल भाग के ऊपर चलने वाली वायु। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ हमारे इधर आते हैं और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटीय क्षेत्रों में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोरियालिस बल किसे कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती का मतलब बहती है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। कोरियालिस बल और फेरेल का नियम एक ही है। अब हम पढ़ेंगे जेट धाराएं। ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अधिक ऊंचाई कितनी 12000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं हैं, है ना। ये धाराएं हैं, इसको गर्म है धारा भी है ये। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी इतनी तेज़ी से ये हवाएं चलती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। इनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। अब हम देखेंगे पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होती है। ये प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को प्रभावित करती है। हम देखें जो शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण ही होती है और ये गेहूं की फसल के लिए अति उपयोगी मानी जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून महीनों के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय मानसून। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से अधिक प्रभावित है। यानी हमारे यहाँ मानसून में ही जैसे वर्षा होती है तो भारत को इसलिए मानसून का जुआ भी कहते हैं। ऐतिहासिक काल में भारत में आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने यानी उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ। हमने देखा कि समुद्र में जो नाविक होते हैं उनकी जो नाव चलाने का जो पहले पाल नाव होती थी उसमें वो पवन की दिशा में ही जाती थी, तो उन्होंने इसका लाभ हुआ। चूँकि उनके जहाज पवन की प्रवाह की दिशा पर ही निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी
उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया, यानी अरब लोगों ने हमारे भारत की इस दशा को क्या नाम दिया? मानसून का नाम दिया। धन्यवाद। हम अगला चैप्टर कल पढ़ेंगे।